हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम जल संचयन एवं संरक्षण के बारे में जानेंगे और ये क्यों ज़रूरी है। तो जल संरक्षण का अर्थ पानी की बर्बादी व जल प्रदूषण को रोकने से है। जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जल कितना ज़रूरी है आप सभी जानते हैं कि पीने योग्य जो जल है पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर वो एक बार समाप्त हो गया तो आप जानते हैं कि जीवन जीना कितना मुश्किल है। ठीक है, वैसे जल बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पीने योग्य जो जल है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब जल के स्रोत देख लेते हैं, कहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। तो नदी है, सागर हैं, झीलें हैं, तालाब, कुएं, हैंडपंप, इनके माध्यम से हमें जल की प्राप्ति होती है। अब जल संरक्षण के बारे में जान लेते हैं कि जल संरक्षण क्या है। जल के अनावश्यक उपयोग को कम करने और कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करना ही जल संरक्षण है। कि हमें क्या करना है कि जो आवश्यक जो है उन्हीं चीज़ों में जल का यूज़ करना है। अनावश्यक हमें जल का यूज़ नहीं करना, उसका उपयोग कम से कम करना है, या एक ही बार जो जल हमने यूज़ किया उसे कई बार हम उपयोग कर सकें। ठीक है, जैसे नालियों का जो जल है हम क्या करते हैं, खेतों में छोड़ देते हैं, या गंदा पानी जो होता है उसे हम खेतों में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हमें जल का यूज़ करना है ताकि पानी की कमी ना पड़े। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि वर्षा का जो जल है उसे किसी न किसी माध्यम से इकट्ठा करना है। जब हम वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं तो ये कहलाता है आपका जल संचयन। कि जल को एकत्रित करना ही कहलाता है जल संचयन। अब जल संरक्षण एवं संचयन की आवश्यकता क्यों होती है, 2019 में 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। भूमि की भांति जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्षा का जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता, इसलिए जल की आवश्यकता पड़ने पर उसकी पूर्ति के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। आपको पता है कि बारिश हर समय नहीं होती, सूखा भी पड़ सकता है, कभी भी हमें बारिश के जल की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। आप आज जानते हैं आज के समय में क्या है कि लाइट अगर नहीं आ रही है, गांव में रहते हैं लाइट नहीं आ रही, तो अगर आपने जल एकत्रित करके रखा है पहले से तो आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार रहता है कि अगर बारिश का जल भी आप एकत्रित करते हैं तो कभी ना कभी आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो बारिश का जल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका संचयन क्यों करना चाहिए ये भी ज़रूरी है। अब भूमि संरक्षण के बारे में जान लेते हैं कि भूमि संरक्षण क्यों ज़रूरी है। भूमि की उत्पादकता को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए तथा उससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि संरक्षण आवश्यक है। आपको पता कि अगर भूमि का हम बार बार उपयोग करते हैं, किसी एक फसल को उपजाते रह जाते हैं, तो भूमि की जो उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, एक समय के बाद वो बंजर हो जाएगी। ठीक है, कोई उत्पादकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी उसकी। तो भूमि की उत्पादकता को दीर्घकाल तक, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, और उससे अधिक लाभ कमाने के लिए हम क्या करते हैं, भूमि संरक्षण करते हैं, और ये ज़रूरी है। अब भूमि संरक्षण कैसे किया जा सकता है वो देख लेते हैं, भूमि संरक्षण के उपाय। तो पहला है कि भूमि के कटाव को रोकना। कि भूमि का जो कटाव होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, उसे हमें रोकना है। दूसरा, वृक्षारोपण करना। अगर आप वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो भूमि संरक्षण हो सकता है। ठीक है, मिट्टी का कटाव कम होगा। तीसरा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना। ठीक है, अगर भूमि की उर्वरा शक्ति आपको बनाए रखनी है तो फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। ठीक है, एक ही फसल को बार बार नहीं बोना चाहिए। जैसे आपने दलहन की फसल की है तो उसके बाद आप तिलहन कर सकते हैं, या आपने तिलहन की फसल की उसके बाद दलहन कर सकते हैं। तो फसलों को बदल बदल कर बोना है। या आपने ऐसी फसल की जिसमें अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आप ऐसी फसल को उपजाएं जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, भूमि संरक्षण कर सकते हैं। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग आप सभी अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि मीथेन, CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CFC जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, आदि के बढ़ने के कारण औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपको पता कि पृथ्वी का अगर हम ठंडा गर्म, किसी देशों में ठंडक रहती है, ठीक है, वहाँ का अलग टेम्परेचर रहता है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ का अलग टेम्परेचर रहता है। अगर हम एवरेज टेम्परेचर निकालें, ठीक है, जो औसत तापमान होता है, अगर उसे हम निकालें तो उसमें अगर वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जो एवरेज तापमान है, जो औसत तापमान है, अगर उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, बढ़ता है वो तापमान, तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कि मीथेन, CO2, CFC आदि के बढ़ने के कारण औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन से है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल को जलाने के कारण व पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन आप जानते हैं कि क्यों होता है। तो जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है कि जो दशक होते हैं, मतलब 10 वर्षों का समूह, या सदियां कह सकते हैं, 100 वर्षों का समूह, या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में, जो जलवायु है, आपको पता जलवायु में चेंजमेंट जल्दी नहीं होता। लगभग 30 सालों में जलवायु में थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, जबकि मौसम प्रतिदिन बदलता है। ठीक है, तो जलवायु मौसम में यही अंतर है। तो जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है कि दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन से है।
ठीक है, कि लंबे समय में जो परिवर्तन हो रहा है हमारी जलवायु में उससे है। यह मुख्य रूप से किससे होता है? तो जीवाश्म ईंधन जो हम यूज़ करते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है, या इन्हें जलाने से, या पृथ्वी के वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा बढ़ रही है उसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जलवायु परिवर्तन कैसे होता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका भूमिकरण, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, जिसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। सेवाओं, वस्तुओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन आपने बहुत बार सुना होगा, या भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण सुना होगा। आपको पता कि पहले क्या होता था कि जो देश में चीज़ें हम लोग बनाते थे, जैसे हमने कोलगेट बनाया, ये कोई भी चीज़ें बनाई हमने जो भारत की हैं सब, उसे हम भारत में ही बेचते थे। ठीक है, क्रय विक्रय जो भी उसका होता था वो भारत में होता था। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया, इसके बाद हम क्या कर सकते थे, अपनी चीज़ों को बाहर बेच सकते थे, दूसरे देशों में बेच सकते थे। ठीक है, वहाँ पर बेच सकते हैं। जैसे कि पार्ले जी है, हमने इंडिया में बनाया, तो हम क्या कि विदेशों में उसे बेच सकते हैं। ठीक है, पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं जो भारत में बनते हैं, अब हम दूसरे देशों में बेच सकते हैं। और जो दूसरे देश की कंपनी है, जैसे कोका कोला है, थम्सअप है, ये सारी कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट बेच सकती हैं। तो यही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करते हैं। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना, मतलब कि घूमना इधर से उधर। ठीक है, जो चेंजमेंट होता रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने सुना होगा। ठीक है, आयात निर्यात जिसे हम कहते हैं, तो वो होना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। अब भूमंडलीय ताप वृद्धि देख लेते हैं। 2019 में 2 बार, 2016 में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि है। ठीक है, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। ठीक है, अब इसे आप उससे भी ग्लोबल वार्मिंग से भी आशय निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। ठीक है, उसमें ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट रहता है ज़्यादातर, उसकी वजह से जो तापमान बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भूमंडलीय ताप वृद्धि क्या है, तो पृथ्वी के अगर ताप में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो उसे हम लोग कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। अब भूमंडलीय ताप वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय क्या है, कि कैसे हम उसे नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वृक्षों को लगाकर हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है, आपने कई बार ये मीम्स में भी देखा होगा कि कुछ जगह पेड़ काफ़ी लगे होते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जबकि जहाँ पर पेड़ नहीं लगे तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वृक्ष को लगाना बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो वृक्षों को लगाना। दूसरा है मानवीय जागरूकता उत्पन्न करना, कि लोग फालतू में ही एसी में बैठे रहते हैं। ठीक है, तो एसी का कम से कम यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, सीएफसी का कम उत्पादन होगा। ठीक है, सीएफसी कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, ताप वृद्धि भी नहीं होगी। तीसरा, ताप वृद्धि करने वाली गैसों का कम से कम उपयोग करना। तो सेम ही चीज़ है कि जो तापमान को बढ़ाती हैं ऐसे गैसों का कम से कम यूज़ करना है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता, कि लैंगिक असमानता क्या होती है, 2019 में पूछा जा चुका है। तो लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव ही लैंगिक असमानता कहलाता है। मतलब जेंडर के आधार पर आप क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं कि ये लड़की है, ये लड़का है। ठीक है, लड़का बहुत स्मार्ट होता है, ठीक है, वो हर चीज़ में तेज होता है, उसकी मैथ अच्छी होती है, कई चीज़ें होती हैं, और लड़कियों में वो चीज़ें नहीं होती। तो इस आधार पर जब हम भेदभाव करते हैं तो ये क्या कहलाता है, तो लैंगिक असमानता कहलाता है। इसके कारण क्या है, तो लैंगिक रूढ़िवादिता, कि हम लोग बहुत पहले से कहानियाँ सुनते आए हैं कि हाँ, हर कहानियों में क्या है कि वीर योद्धा होता है, वो लड़ता है, वो जीतता है। तो ये चीज़ हम सुनते आए हैं कहानियों के माध्यम से, तो हमें लगता है कि नहीं, लड़के ही हमेशा आगे रहे। दूसरा, सामाजिक रीति रिवाज, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं उनमें भी जो है पुरुष को ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, स्त्रियों को नहीं देते। तीसरा, अशिक्षा, कि लोग कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, वो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, कई चीज़ें रहती हैं। अब तो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, अब तो उन्हें पूरी छूट भी मिल रही है। फिर फोर्थ पॉइंट है जागरूकता की कमी, कि लोग कम जागरूक हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि लड़कियों को बाहर भेजेंगे तो वो बिगड़ जाएंगी, कई चीज़ें रहती हैं। तो ये जागरूकता की कमी है। तो कई कारण हैं जिसके कारण लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है शिक्षा में जनसंचार। शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में मल्टीमीडिया का विशेष योगदान है। शिक्षा जगत में जनसंचार के माध्यमों द्वारा अनेक प्रभावशाली परिवर्तन आ रहे हैं। इसमें डिजिटल वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन आदि आते हैं। मतलब आप जानते हैं आज के टाइम में अगर हमें शिक्षा को प्रभावशाली बनाना है तो मल्टीमीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शिक्षा जगत में जनसंचार के माध्यमों द्वारा अनेक प्रभावशाली परिवर्तन आ रहे हैं। हम देखते हैं रोज कुछ ना कुछ नई खोज होती है। ठीक है, उससे शिक्षा जगत में नया परिवर्तन आ जाता है। कभी प्रोजेक्टर का आविष्कार हुआ, कभी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो शिक्षा जगत में फिर चेंजमेंट आ गया। ठीक है, फिर लैपटॉप्स आए, नए नए मोबाइल आ रहे हैं, उनमें रोज चेंजमेंट हो जाता है। तो कई चीज़ें चेंज होती रहती हैं समय के अनुसार। सुनने भाषा संबंधी सुधार की दिशा में जनसंचार के साधन लाभप्रद हैं। कई लोग हैं कि कम सुन पाते हैं, या ठीक है भाषा संबंधी उन्हें दिक्कत होती है, तो इसमें जो जनसंचार के जो साधन है वो बहुत लाभप्रद है उनके लिए। दूसरा कि दूरदर्शन, आकाशवाणी से प्राप्त ज्ञान छात्र के दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं। ठीक है,
जो दूरदर्शन है, जो आकाशवाणी है, आपको पता है कि हम सुनकर या देखकर सिर्फ चीज़ों को नहीं समझ सकते या उतने अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन हम कोई भी चीज़ देखकर और सुनकर दोनों माध्यम से अगर सीखते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आती है। तो भाई ये कि दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है बच्चों को, वो उनके जो दृष्टिकोण होता है उसे बदल देता है, उसे विस्तृत करता है, ठीक है, बढ़ाता है उसे। तो ये है जनसंचार, शिक्षा में जनसंचार। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।